नमस्कार, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं समाचार फॉर मीडिया का खास कार्यक्रम सफर कामयाबी का। और आज हमारे इस कार्यक्रम के जो मेहमान हैं वो हैं श्री नवीन कुमार जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और वर्तमान में दिल्ली बीजेपी के मीडिया प्रमुख हैं। नवीन जी, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपका स्वागत है। जी नवीन जी, एक तो आप राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा मीडिया जगत में भी आपका एक लंबा अनुभव रहा है। तो इन सब चीज़ों पर हम चर्चा करें उससे पहले हमारी एक परंपरा है कि हम हमारे मेहमान से निवेदन करते हैं कि हमारे दर्शकों के लिए सबसे पहले अपने प्रारंभिक जीवन के बारे में कुछ बताइए। आपकी शिक्षा, आपके भाषाई संस्कार, पारिवारिक माहौल कैसा था? नमस्कार मित्रों, जो आप सब देख रहे हैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन। जितने दर्शक हैं उनका मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं संयुक्त परिवार में मैंने जन्म लिया है और मेरे पिता दिल्ली CGHS जो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम डिस्पेंसरी है उसके में फार्मासिस्ट थे और ये नहीं हूँ। और शिक्षा दीक्षा दिल्ली और मेरठ का रहने वाला, मेरठ में मेरी हुई है। और करीब 30 वर्ष मैंने पत्रकारिता में कार्य किया है और विभिन्न दायित्व पर रहा हूँ। ये बांकी बिहारी की बड़ी विशेष कृपा रही है कि हाँ, मान सम्मान यश का। तो आप अपनी शिक्षा के बारे में कुछ बताइए और मीडिया में आने का आपने कैसे सोचा, किससे प्रभावित हुए? आनंद भाई, मीडिया में मेरे को आना नहीं था, मेरा कोई लक्ष्य नहीं था जी। मेरे पिता और मेरे परिवार के सब साथ चाहते थे कि मैं पढ़ने के बाद ब्यूरोक्रेट बनूं, IAS IPS बनूं। और लगता है कि कुछ खुदा ने ऐसे ही कुछ लिखा हुआ था। मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो विद्यार्थी परिषद से जुड़ा हुआ था। उनको लगा कि मुझे यहाँ छोटा मोटा नेतागिरी करने का शौक टाइप हो गया। बस उस शौक ने मुझे कुछ ऐसे मेरे बहुत सारे आज मेरे पड़ोस में रहने वाले और ऐसे लोग थे जो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हुआ करते, वो अब नहीं है, बुजुर्ग थे। उन्होंने कहा दिन भर इधर से इधर घूमते, उससे बेहतर कुछ काम करो, पत्रकारिता ही कर लो, तुम वहाँ की खबरें बना करके दे दिया करो, क्या हो रहा है। हमारे पास इंफॉर्मेशन पूरी हुआ करती उससे। और मेरा ये मानना है कि इंफॉर्मेशन से बड़ा आज भी पूरे विश्व में इससे बड़ा कोई वेपन नहीं, हथियार नहीं। तो उस इंफॉर्मेशन को हमने गैदर करके हमको देना शुरू किया। शुरू में उन्होंने लिखा, एक दो बारी कुछ लोगों को पता चला कि अरे ये तो पत्रकार है, जो खबर तो चल जाती है तो थोड़ा सा अहम आ गया। तो लगा कि अरे तो बहुत बढ़िया चीज़ है, तो इसके अंदर बड़ा पत्रकारिता, यानी कि यूनिवर्सिटी में जिसने जर्नलिज्म किया और रिपोर्टिंग की हो, उसको लोग समझते हैं इसके तो बच्चे बहुत लोग घूमते हैं, बड़ा ताकतवर आदमी होता है, पावरफुल आदमी है। हमने कहा ये काम तो बहुत अच्छा है। ये सोच करके मैं जर्नलिज्म में चला गया। हालांकि शुरू के कुछ वर्ष बड़े कष्टदायक थे। बाद में मुझे जब 89 के आसपास मैंने पंजाब केसरी में काम किया, उस समय फिर 90 में दैनिक जागरण अखबार शुरू हुआ, लास्ट 89 के आसपास ही शुरू हुआ था दिल्ली से। मैंने इसमें काम करना शुरू किया तो मुझे पता चला कि पत्रकारिता के मापदंड क्या है, सही मायने। ऐसे मैंने सीखा बहुत कुछ। तो मैं दैनिक जागरण में रहा। मैं दिसंबर 91 के आसपास मैंने दैनिक जागरण को छोड़ा और फिर राष्ट्रीय सहारा अखबार दिल्ली से, उसमें नया नया निकला था। उसमें वेतन अच्छा मिल रहा था, उसमें नया मिलने लगा था, कुछ ऐसे समझिए। लेकिन सीखा बहुत। इंस्टीट्यूशन जागरण से बढ़िया कोई इंस्टीट्यूशन नहीं। वहाँ से फिर मैं दैनिक सहारा में चला गया। राष्ट्रीय सहारा के अंदर मैं पॉलिटिकल रिपोर्टर था। यूनिवर्सिटी के बाद पॉलिटिकल बीट, जनरल बीट कवर किया करता। बट जब मैं सहारा में गया तो मुझे कहा गया भाई आपको क्राइम रिपोर्टिंग कवर करना पड़ेगा। मैंने कहा मैंने तो कभी क्राइम कवर किया ही नहीं है। तो उन्होंने कहा भाई अगर आप वो क्राइम रिपोर्टर आप नहीं कर सकते हो तो फिर मैं नौकरी पा चुका था ज्वाइन करने के बाद की बात। उन्होंने कहा कितने समय में सीख सकते हो? मैंने कहा आप मुझे कुछ समय दे दीजिए, मैं सीख जाऊंगा। बोले कितना? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना? तो मुझे लास्ट वाला 3 महीना समझ आया,
वहाँ जहाँ वो रुके थे। मैंने कहा 2-3 महीने लगेंगे, मैं सीख जाऊँगा। उन्होंने कहा 4 महीने दिए। 4 महीने में अगर आप क्राइम रिपोर्टर नहीं बन पाए तो आप चौथे महीने की तारीख उन्होंने लिख ली अपने, मेरे जो अटेंडेंस रजिस्टर था उस पर 4 महीने बाद ही। इसमें नहीं बने तो आप इस दिन आप रिलीव हो जाना और रिजाइन कर देना, वरना हम आपको निकाल देंगे। तो जाने जाते ही तलवार गर्दन पे लटक गई। लास्ट डेट तय हो गई। और जब भी किसी की डेट समय तय हो जाए, जैसे शादी की तारीख आप तय कर लीजिए, बहुत तेजी से समय बीतना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। उसी प्रकार से मेरी निश्चित समय तय हो गया कि फला महीने के अंदर अगर हम नहीं कर पाए तो हमको धन्यवाद हो जाएगा, नमस्ते सदामस्ते, निकल जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। तो वो प्रेशर बैठ गया बहुत ज्यादा दिमाग के अंदर, क्या करें। हमने जाना शुरू किया, PHQ समझना शुरू किया, क्योंकि उसके अंदर क्राइम रिपोर्टिंग अपने आप में बहुत टफ रिपोर्टिंग है, आसान नहीं है। बिल्कुल। आप अभियुक्त और आरोपी ना, अब दोनों के अंदर लिखने में ही जेल हो सकती है, बड़ा सख्त हुआ करता। अब तो कुछ भी कोई बहुत कुछ लोग लिख डालते हैं, मैं देखता हूँ पहले क्या अपना बदलाव। किसी अपराधी को अपराध साबित हुए बिना हमने अभियुक्त वो लिख दिया कि अपराधी है, तो नोटिस आ जाएगा कि आपने लिखा कैसे कि अपराधी है, अभी तो ये अभियुक्त है, अपराधी कहाँ है। खैर मैंने उसको टेक्निकलिटी समझने का प्रयास किया। तो हम जाते थे PRO के पास, वो प्रेस बुलेटिन मिलता था दिल्ली पुलिस का पहले, आजकल तो बुलेटिन आता नहीं है कहीं भी। उस बुलेटिन को लेकर के उसी को बनाया। 4-5 दिन 10 दिन बीत गया, टेंशन हो गई कि तारीख नजदीक आ रही थी, क्या करें। हमने पुलिस कमिश्नर का इंटरव्यू तय किया। ये जीवन की मेरी वो घटना है आनंद भाई, जिसने मुझको क्राइम रिपोर्टर बना दिया। अच्छा। मैंने समय तय किया, समय निश्चित हुआ, मुझे एग्जैक्टली समय याद नहीं है, 12 बजे का था या 12:30 बजे का था। उन्होंने 12 बजे का एग्जाम्पल समय के सामने 12 बजे का समय तय किया। मैं 10:30 ही PHQ पहुंच गया, कहीं लेट ना हो जाए सोच करके 1.5 घंटा पहले पहुंच गया। तो नीचे टहलना शुरू कर दिया पार्क लॉन में समय बिताने के लिए। समय नहीं बीत रहा था, 12 नहीं बज रहे थे, तारीखें जल्दी बीत रही थी, उस दिन का 1.5 घंटा नहीं बीत रहा। खैर 12 बजने में 10 मिनट पे मैं पुलिस कमिश्नर के SO के ऑफिस में जाके पहुंच गया कि मुझे मिलना है, मेरा समय निश्चित है। बोले हाँ जी बिल्कुल बैठिए, चाय दीजिए। हम बैठे रहे, 12 का 12:30 बज गया, 1 बज गया, 1:30 बज गया। उनके यार वो भूल गए, मैं बार पूछने के लिए नहीं, मीटिंग चल रही है, आपको बुला लें, उनको जरूरी है बुला लें। उनके यार 12 बजे का समय निश्चित था, लेकिन खैर कोई बात नहीं। लगभग 2:30 बजे, यानी कि 2.5 घंटा इंतजार करने के बाद उन्होंने कहा कि अब आप नवीन जी ये निकलेंगे, आप चले जाइए। ठीक है जी। मैंने उनकी तारीफ के हिसाब से सवाल पूछे थे कि पुलिस कमिश्नर यार दोस्ती करेंगे, तारीफ वाले पब्लिसिटी वाले करने सवाल पूछे चाहिए। इतनी देर में जब मेरा चलने लगा, अंदर जाने का नंबर आया, इतने में 1-2 सीनियर जर्नलिस्ट आए किसी दूसरे बड़े अखबार जी, वो आए, बड़े अखबार वो आए। उन्होंने कहा जी नमस्ते, खड़े हो गए, मैं भी खड़ा हूँ, मैंने अफसर होगा, मैं भी नहीं पहचानता था। तो उन्होंने कहा बैठेंगे साहब, हाँ बैठेंगे, मैं चाहिए आप नवीन जी इनके बात चले। उनका ये कौन है, मैं समझा कोई बड़ा अफसर होगा। बोले आप जानते हैं उनको, ये कभी क्राइम रिपोर्ट हुआ करते थे, आजकल संपादक, बहुत कुछ अपॉइंटमेंट का। बोले तो अपॉइंटमेंट की जरूरत थोड़ी होती है, बहुत सीनियर। उन्होंने कहा चलो। इस घटना ने, जब तक वो 20 मिनट अंदर रहे, चाय पी करके आए आनंद भाई, मेरे जीवन के अंदर बहुत बदलाव, मेरे सवाल बदल गए थे उस 20 मिनट में। और जब मैं अंदर गया और मैंने सवाल पूछे, उसके बाद मतलब जो पुलिस आयुक्त हुआ करते थे उस समय, ये घटना 1991 की है, आई थिंक दिसंबर में 23 दिसंबर या ऐसी कुछ है, 91 की ये घटना है। उस घटना ने, उसके बाद पुलिस कमिश्नर ने पूछा, अरे अब है, उसने मेरे को नाम पूछा, मोबाइल होते नहीं थे, मेरे ऑफिस का उसका नंबर लिया, ऐसे को बुलाया, भाई कभी बुलाया करो, इनसे मिला करो, बहुत बढ़िया आदमी। और उस घटना ने मेरे को बदल दिया। जब मैं आया वापस लेकर के इंटरव्यू पुलिस कमिश्नर का, तब जिन्होंने मुझे कहा था कि तुम्हारा समय निश्चित है 3 महीने का, उन्होंने तारीफ की, लेकिन वो 1 महीने के भीतर उस घटना के इंटरव्यू करने के 1 महीने बाद मैंने जो काम किया, मैं वहां पर
मेन जो पहले क्राइम रिपोर्टर थे जिनके साथ में जाता था, मैं उनका बॉस हो गया था। और 3 महीने के अंदर मैंने जो खबरें करनी शुरू करी, उस 3 महीने में मैं चीफ क्राइम रिपोर्टर हो गया था पूरे सारा ग्रुप का। तो वहां मेरे जीवन में वो टर्निंग था कि मैंने क्राइम, टेररिज्म, ये मैंने बहुत कुछ किया। फिर मैंने पब्लिसिटी वाले इंटरव्यू करने बंद की नहीं, तारीफ वाले इंटरव्यू नहीं थे। मैं देखता था कि क्या कैसे होगा। दिल्ली पुलिस में हर महीने, हर साल में 1 महीने की एक्स्ट्रा पे मिलती है। वो एक्स्ट्रा पे इसलिए मिलती है कि दिल्ली पुलिस के लोग त्योहार पे सब जगह पूरा काम करते हैं, उनको छुट्टी नहीं मिलती। अब 20-20 घंटे काम करते हैं, घर नहीं जाते हैं, महीने में 1 दिन घर जाते हैं, 2 दिन घर जाते हैं, ज़्यादातर थानों में समय बीतता है। तो उनको 1 महीने की एक्स्ट्रा पे मिलती है। एक आध राज्य में शायद और भी मिलती है, लेकिन दिल्ली में। तो मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने एक बयान दिया कि भाई दिल्ली पुलिस वालों को किसी की नहीं, आप 12 घंटे काम करते हैं, 12 घंटे काम करते हैं, 12 घंटे रेस्ट करते हैं, तो इनको जो है प्रॉपर रेस्ट मिलता है। किसी ने बयान दिया, मनमोहन सिंह ने ये बयान फाइनेंस मिनिस्टर होते हुए सुना। उसके बाद बोले अच्छा जब ये काम इतना कर रहे हैं तो उनको एक्स्ट्रा पे क्यों दीजिए, वो काट दी। जब ये मुझे पता चला 25 फरवरी 92 को, तो मैंने उस ऑर्डर की कॉपी निकाल करके छाप दी। उस समय तक कटा नहीं था। इतना बड़ा बवाल हुआ, पुलिस कमिश्नर को, दिल्ली के होम सेक्रेटरी को, एलजी को एक स्टे ऑर्डर निकालना पड़ा उसी समय रात को, और ये लिखना पड़ा कि भाई ये एक्स्ट्रा पे कभी नहीं काटना। ये कोई एक घटना नहीं है, कई 5 केस ऐसे हैं जो सुसाइड में रजिस्टर्ड हुए। केस रजिस्टर्ड हुआ सुसाइड में, आत्महत्या में, और मैं हर स्पॉट पे जाता था क्राइम रिपोर्टिंग पर। जब होती थी मैं हर एक स्पॉट पे जाता। वहां पर मुझे कुछ ऐसे एविडेंस मिले कि जिन वो घर के बाहर, क्या बोलते हैं उसको, बालकनी, जो नहीं बालकनी तो ऊपर से हो गई ना, नीचे वाला जो हिस्सा होता है दरवाजे के साथ रेलिंग, जो रेलिंग लगी रहती है 5 फुट के ऊपर लोहे की, उस रेलिंग से मैंने देखा कि बाहर एक चप्पल गिरी हुई है और रेलिंग पे छोटा सा ब्लड लगा। तो मैंने कहा सुसाइड नहीं है, ये व्यक्ति मर्डर करके गया जो सुसाइड में रजिस्टर्ड हुआ। उसके बाद मैंने उसका फोटोग्राफर को बुला के फोटो खींचा, उसका खबर लिखा कि ये सुसाइड नहीं, पुलिस ने इसको आत्महत्या है मामला दर्ज किया, लेकिन ये हत्या है और इसकी हत्या इसके कारण ये लगती है। ऐसे 4 केस ऐसे हुए हैं जो मुझे बहुत अच्छे से याद है। वो चारों के चारों केस वर्कआउट हुए, उसमें कल्पिट पकड़े गए और वो मर्डर केस के अंदर कन्वर्ट किया गया, और बाद में जो अफसरों ने जिन्होंने किया था उनको पनिश भी किया गया कुछ जगह, और कुछ जगह वो लोगों को डीसीपी या सीपी जो होते थे वो मुझे जान गए, पहचान गए, यार ये आदमी आया तो पूछो इसके ओपिनियन क्या है। ओपिनियन पूछना शुरू कर दिया गया। तो ऐसे जीवन में मेरे बहुत सारे संस्मरण हैं जो मैंने किए हैं प्रिंट में, और इलेक्ट्रॉनिक्स में तो फिर बहुत कुछ है, फिर तो अलग है इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में। बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा था नवीन जी की। फिर उसके बाद आपकी प्रोफाइल में 96 में आप जी मीडिया पहुंचे, तो वहाँ आपका मतलब कैसे? लास्ट में मैंने ज्वाइन किया जनवरी में 97 में। ऑफर लेटर 96 में मैंने ले लिया था, लेकिन वो मेरा बेटे का जन्म हुआ तो उस दिन में डिले हुआ और उसी दौरान फिर मैंने जाकर के 97 में मैंने इसको जी में ज्वाइन किया। उसमें जी टीवी हुआ करता था। जी टीवी था, बिल्कुल। और एक बुलेटिन आता था 10 बजे, 20 मिनट का बुलेटिन आता था। तो बड़ा कठिन था आनंद भाई, टीवी की दुनिया मुझे समझ नहीं आती थी। मैं तो इत्तेफाक से चला गया था, क्योंकि मैंने सारा छोड़ दिया किसी मित्र के कहने पर। यंग थे, जरा उत्साह हुआ करता था, सबने कहा नहीं छोड़ो छोड़ो छोड़ो, हम कहीं और चलेंगे, नया वेंचर लाएंगे, एक करेंगे, 12 भाषाओं में अखबार लेकर के आएंगे। मैं ये सोच करके 12 भाषाओं में मेरा नाम छपेगा ये सोच करके मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद जब मैं चला गया वहां पर, तो वो 12 भाषाओं में आया नहीं 2-3 भाषाओं में अखबार आया, साप्ताहिक हो गया। तो कुछ दिन बाद मुझे लगा यार नवीन कुमार आके फंस गए तुम तो जीवन में, जितना कुछ नाम कमाया था डूब गया, कोई पूछता नहीं है। तब हमें इस बात का भी एहसास हुआ कि लोग हमको नहीं, कुर्सी को सलाम, कुर्सी को सलाम। मैंने तो ये हमें सीखने के लिए बिहारी जी बाकी बहरी ना, वो कई बार सिखाते हैं मुझे कई चीजों को, उन्होंने सिखाया
कि तुम यहाँ चल रहे हो अर्श पे, थोड़ा फर्श पे आओ, थोड़ा ध्यान से चलो। पत्रकारिता में भी आदमी तब तक है जब तक उसके संबंध मधुर है, रिलेशन है जिसके साथ व्यक्तिगत रिलेशन है, वो आदमी आपकी केयर करेगा। प्रोफेशनल रिलेशन कुर्सी तक ही सीमित होते हैं, जब तक आप हैं तब तक हैं। तो मैं टीवी में चला गया, और इसलिए चला गया क्योंकि प्रिंट में मुझे उस समय नौकरी नहीं मिली, मैंने छोड़ा था। सहारा में मेरे को सुब्रत राय सहारा जी कहते थे कि तुमने छोड़ा, तुम्हें वापस नहीं लेंगे। कईयों ने बड़ी कोशिश की, जेबी राय साहब ने, कि तुम छोड़ के नहीं जाओगे। मुझे कोई छोड़ना नहीं चाहता था सहारा से। तुम्हें पैसा चाहिए, पैसा बढ़ा देंगे, तुम्हें सुविधाएं चाहिए, सुविधाएं दे देंगे। क्राइम रिपोर्टर होते हुए पूरे दिल्ली के अंदर उस समय जिप्सी मिली थी केवल मुझे को कंपनी की तरफ से, वरना किसी रिपोर्टर के पास जिप्सी नहीं हुआ करती। मेरे काम को देख करके सहारा श्री ने मुझे एक जिप्सी ड्राइवर मुझे डिप्यूट किया था मेरे काम को। कभी नहीं किसी हिंदुस्तान टाइम्स जैसा अखबार में नहीं होती थी डेडिकेटेड किसी के, केवल प्रिंट में हुई तो मेरे पास ही। तो मुझे वो समय सब कुछ याद है, लेकिन हम जिद्दी, थोड़ा सा अहंकार सातवें आसमान में ना अर्श पे होता है, हम छोड़ कर ही चले गए हम। और जाने का हम टीवी में चले गए। टीवी में गए तो वहां हमसे कहा गया कि भाई आपको जो है क्राइम तो यहाँ चलेगा नहीं। मैंने क्यों सर, क्राइम क्यों नहीं चलेगा? बोले दिल्ली में मर्डर हो जाए, दिल्ली में रेप हो जाए, लंदन में बैठे हुए आदमी को क्या लेना देना यार, ये टीवी है। बिल्कुल यानी कि बड़ा, मैंने कहा यार बड़ा संकट हो गया तुम्हारे जीवन का, तो नहीं बात, कहाँ फंस गए तुम आकर। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है सर। तो ऑफर लेटर मैंने फिर आकर के घर में देखा, उसमें 6 महीने लिखा था कि 6 महीने में आपको जो है हम कंफर्म करेंगे। बिल्कुल। तो मैंने कहा 6 महीने बहुत है, मीन टाइम नौकरी ढूंढते हैं, में वापस आएंगे। तो हमने प्रिंट में नौकरी ढूंढनी शुरू कर दी। मैं आपकी ईमानदारी, आज मैं ये आपको बता रहा हूँ, किसी को पता भी नहीं होगी ये बात ये आपने अपनी बात शुरू करी। हमने प्रिंट में नौकरी देखनी शुरू कर दी। टीवी में हम पॉलिटिकल खबर करते थे, पूरा दिन सोचते थे कुछ एक्सक्लूसिव लेकर के आए। जब शाम को आते थे तो पता चला कि वो जो है हमारी खबर आने के बाद 30 सेकंड या 40 सेकंड की रहेगी, वॉइस ओवर पे चल गई। हम कहते थे यार हमने इतनी मेहनत करी, हाई बैंड टेप और बीटा वो हुआ करते थे कैमरे, 4 आदमी यूनिट के जाते थे, 20 मिनट की टेप होती थी, 20 मिनट की टेप भर देते थे, और उसके अंदर से हमारा 20 सेकंड ही चलता था। ये क्या है यार, ये क्या बकवास है, उनको समझ नहीं आता। बस बोले 18 मिनट का बुलेटिन जा रहा, आप को दिखा दे। तो मैंने सोचा चलो ये जाता है, एक दिन मैं भी सब पीटीसी करते हैं, मैं भी पीटीसी कर लूँ। बड़े कोशिश करी, 20 मिनट में पीटीसी हुआ साहब, पहला पीटीसी 20 मिनट, 18 मिनट का बुलेटिन, 20 मिनट का पीटीसी। तो बड़ा कठिन हुआ, शर्म के मारे बोल भी नहीं पाए कि हमने 20 मिनट का पीटीसी किया। खैर मेरे को इन द मीन टाइम दैनिक हिंदुस्तान में ऑफर मिली। अच्छा। हमने कहा चलो साहब ऑफर ले लिया, अब तो कोई बात नहीं। मैंने कहा यार अपने बॉस को कहा, मैंने कहा सर यहाँ टीवी शीवी सब बेकार है, हमारे पास की तो सब बन गई। मैं तो सोचता हूँ वहाँ चला जाऊँ, चाहे 2000 रुपये कम मिले। 15,000 रुपये मुझे 97 में, 18,000 रुपये शायद मुझे जी में सैलरी तय हुई थी, और 15,000 का मुझे ऑफर मिला था, 3,000 कम मिला ऑफर लेटर दिखाने के बाद। तो बोले पता नहीं कहाँ से आया। तो उन्होंने मुझे को ऐसा कटाक्ष किया आनंद भाई, वो ना आर पार हो बड़ा। हमने कहा अब तो टीवी को हम टीवी बना के देंगे। वो टर्निंग पॉइंट टीवी का था मेरा। तो हमने उससे कहा कि साहब एक एल चैनल आता था एंटरटेनमेंट का, EL करके, पहले एंटरटेनमेंट जी का एक चैनल था, एल कर, EL नाम था, एंटरटेनमेंट लिमिटेड, उसका जी जैसे जी लिमिटेड था ऐसी। वो हमने बात करी कि भाई साहिर साहब जो थे उस समय, सूर्यकांत बाली जी, वो जो है संपादक होकर के इत्तेफाक से वहाँ आ गए थे। प्रिंट से वो भी आए थे। बोले यार नवीन क्या यार साला कहाँ आ गए प्रिंट से हम यहाँ, तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करें। तो हमने उनका सजेस्ट किया, मैंने कहा भाई साहब इस चैनल पर आप करंट अफेयर्स के प्रोग्राम दे दो सुबह। 2 प्रोग्राम सुबह बनाते हैं, एक स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट और एक द इन्वेस्टिगेशन। और इसमें क्या करेंगे, मैंने कहा जी जो भी हाई प्रोफाइल केस हुआ करेगा उसकी डेप्थ इन्वेस्टिगेट करके 18 मिनट का प्रोग्राम बना करके देंगे करंट अफेयर्स। तो उन्होंने बातचीत करी, उन्होंने कहा ठीक है, ओके हो गया जी, हमको काम मिल गया। हम तो लक्ष्य तय कर लिया था हमें जाना है, अब इसकी हम बताना टीवी क्या है।
हमने स्पेशल कॉरेस्पोंडेंट और द इन्वेस्टिगेट ऐसी एक प्रोग्राम था, वो हमने शुरू कर दिया बनाना। उसके अंदर 5-6 लोग हो गए, कुछ समझदार लोग हुए, कुछ हमारे जैसे अनाड़ी हो गए, जिसके पास केवल कंटेंट तो होता था। कंपाइल भी करने के लिए विजुअली हम पहले प्लान कर लेते थे, फाइट भी हम लिख लेते थे, रात भर लॉग करते थे, बनाते थे, एडिट करते थे, उसको प्रॉपरली स्क्रॉल लगाना, ये करना, इसके लिए तो टेक्निकल हमारे पास टेक्निकल नॉलेज हमें शून्य थी उस समय। तो कुछ लोग हमें मिल गए कि ग्राफिक कैसे लगेगा, ये अच्छा हो जाएगा, इस पे एस्टर्न आएगा, ये अच्छा हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें उसके अंदर चल रही। हमने वो बना करके वो बनाना शुरू कर दिया। अब वो शुरू किया, वो प्रोग्राम जब हिट होना शुरू हो गया, जब वो हिट होना शुरू हुआ तो स्थिति भी धीरे धीरे बदलने लगी। फिर हमने उसके अंदर बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम बनाए। फिर हमने उसके अंदर एक बुलेटिन सुबह का बनाना शुरू कर दिया उसी एल चैनल पे। जी पे तो हमें मिलता नहीं था मौका, बड़ा चैनल था जी टीवी, तो उस पर तो हमें कोई देता नहीं था। उस समय विजय जिंदल जो है जी नेटवर्क के नेटवर्क सीईओ हुआ करते थे। सुभाष जी तो आते कम थे, तो विजय जिंदल जी देखा करते। उनके सामने कोई बात करने भी नहीं जाता था, सब कांपा करते थे। सब ने हमें फंसा दिया कि तुम बात करो, वो आएंगे उनसे कहो यार चैनल का क्या एल चैनल का नाम रखा है, इसको बदलवाओ। मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं बात कर लूंगा। बोले यार करो। तो आपने कई बारी फिल्मों में देखा हुआ ना, वो कहते हैं 4 कदम आगे बढ़ो, तो हम आगे बढ़ गए, पीछे देखा कोई आदमी रहा नहीं हमारे साथ। वो स्थिति हमारे साथ हो गई। हम घुसे, वो आ रहे थे, उनको 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए वो ऑफिस आए, रात को 11 बजे आए, उनकी 2 बजे की फ्लाइट, उनको विदेश जाना था। तो बोले 2 घंटे में 1 घंटा ऑफिस चलता हूँ, वहाँ पे बैठ करके देख लूँगा। तो ऑफिस आए तो हमने उनको रिसीव किया, नमस्ते करी। बोले यस, मैंने बताया सर मेरा नाम नवीन कुमार है। तो बढ़िया। तो मैंने कहा सर आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है। उन्होंने कहा चलते चलते कॉरिडोर में। बोले हाँ बताओ। तो मैंने देखा मेरे साथ उस समय सब लोग थे पीछे जब मैंने बात की। तो मैं जैसे ही आगे तक चला और मैंने उनको कहा कि सर ये बड़ा चैनल का नाम है, इसका नाम बदल के जी इंडिया कर दो, जी कर दो, कुछ भी कर दो। उसमें समझ नहीं था, जी तो बाद में हुआ, जी इंडिया हुआ। तो उन्होंने मैं तो रुके, मैं तो देखा। उन्होंने जैसे कहा क्या नाम है तुम्हारा, मैंने कहा नवीन कुमार। बोले क्या काम करते हो तुम? जैसे मैंने कहा तो मैंने पीछे मुझे देखा था, कोई आदमी नहीं, कोई आदमी अकेला, कोई नहीं था। पूरे स्टाफ के जितने हमारे जो हमको तैयार करके लाए थे सब गायब। तो मैंने उनको बताया सर मैं ही हूँ। उन्होंने कहा अच्छा गुड। तो वो आए, बोले फिर लौट करके न्यूज रूम में आए। बात करते करते जाते जाते वो आदमी इतना एक्टिव था, तो मैं उसके आदमी की, उस व्यक्ति की तारीफ करता हूँ, इसीलिए उसने जी को जी बनाया। वो जाते जाते वापस आए, न्यूज रूम में आए, बोले सुनो भाई सब के सब बताओ ये चैनल का नाम बदल देना चाहिए। सब चुप। मैंने कहा सर ये डर के हमारी बोल नहीं रहे। मैं फिर दोबारा बोल गया। बोले डर के हमारे क्या बोलो ना, नवीन ने सेंस किया। बोले हाँ। सब इनको लगा कि जब ये बोल रहा है तो वो भी बोले ऐसा करो कल सुबह 11 बजे आप इसका नाम जी इंडिया कर, जेड इंडिया कर दो, मैं इसको बना करके भेजता हूँ, यहाँ से मैं अप्रूव करता हूँ, ये हो जाएगा। रात को हमारी बात हुई, सुबह 11 बजे उसका नाम है चैनल का जी इंडिया वहां से। और वही बाद में जी न्यूज हुआ 24x7। और जब मैंने उस पर क्राइम शो शुरू करना शुरू किया ना आनंद भाई, टीवी में सबसे पहला टीवी का हार्डकोर क्राइम का शो अगर किसी ने टीवी में शुरू किया तो मैंने शुरू किया। 2002 में जब ये पार्लियामेंट अटैक की घटना हो चुकी थी, मैंने इस पर डॉक्यूमेंट्री बनाई, फिक्शन बनाया। इसको कोई बनाता नहीं था, न्यूज चैनल में फिक्शन का काम ही नहीं था। ये भी मैं लेकर के आया। तो और फिर अक्षरधाम मंदिर पर हमला हो गया, उसकी भी डॉक्यूमेंट्री बनाई मैंने, मिशन अक्षरधाम बनाई। दिल्ली में आडवाणी जी ने 50 PM सारी कैबिनेट ने किया, और गुजरात में नरेंद्र भाई मोदी थे, पूरी कैबिनेट के साथ उसका रिव्यू किया। तो जब मैंने ये फिल्में बनाई, और इवन पार्लियामेंट अटैक की फिल्म तो आप जानते हैं कि उसको सभी देश के जितने भी सांसद थे सबको आडवाणी जी ने स्पेशल प्रीव्यू बना करके दिया, और मुझे पूरे देश भर में सम्मान मिला। कोई ऐसा स्टेट नहीं होगा जिसने मुझे अवार्ड रिवार्ड नहीं दिया। उस समय आतंकवादियों ने हमला भी किया, गोली भी लगी, बहुत सारी घटनाएं हुई। खैर, तो मैंने जब क्राइम शुरू किया तो मार्केटिंग सेल्स वाले आके बैठ गए। भले साहब शो का क्या? मैंने उनसे कहा जब चैन से सोना है तो जाग जाओ, कैच लाइन हमें समझ आई, ये मैंने ढूंढी। उन्होंने कहा भाई अगर लोग जाग जाएंगे तो फिर क्या करेंगे, तो केस हो जाएगा हमारे ऊपर, ये तो नहीं चलेगा। और सेल्स मार्केटिंग वालों ने पेज फंसा दिया। अब यकीन मानिए ना रात को नींद आती थी हमारी, तो चैन की नींद भी उड़ गई थी, सोना तो बाद में बात थी।
और सुबह समझ नहीं आता था क्या करूं। तो बाद में बात करते करते सब साथियों से ऐसी किसी ने कहा यार अब जाग जाओ ना, तो मैंने यही बात मैंने अब पकड़ लिया, केवल एक शब्द, और मैं फिर गया। मैंने कहा सर इसका नाम होना चाहिए, अब चैन से सोना है, तो अब जाग जाओ, हमारा शो खत्म हो गया, सो जाओ। तो मैनेजमेंट को बात समझ आ रही थी। उन्होंने कहा कि ठीक है ये शो शुरू करते हैं। मैंने कहा जी 10 बजे का टाइम है, वो प्राइम टाइम नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। जी में कौन देखता है क्राइम, किसको लेना देना है, दिल्ली में बलात्कार होगा, मर्डर होगा, कौन आदमी जाकर के लखनऊ वाला देखेगा, हम कहाँ का दिखाएंगे, ये वही बातें आज सबके आने शुरू हुई। बट फिर भी लक्ष्मी गोयल जी उस समय डायरेक्टर हुआ करते थे, वो सी को देख रहे थे। तो लक्ष्मी जी बोले नहीं ठीक है, ये अग्री करते हैं, ये होगा, ये शुरू करो प्रोग्राम। नवीन, मैं कंसेप्ट, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एंकर, पैंकर सब कुछ मैं ही था उसमें। एक टीम बना दी गई और मैंने वो शो शुरू कर दिया। यकीन मानिए मात्र 2 महीने एनडीटीवी ने 100 डायल शुरू किया, आज तक ने जुर्म शुरू किया, एबीपी ने वारदात शुरू किया। ऐसे करके ये सभी टीवी चैनलों ने क्राइम के शो शुरू कर दिए। मैंने रात को 11 बजे शुरू किया, उन्होंने सबने 11 बजे, 11:30 टाइम मिला था मुझे रात को, 11:30 बजे सबने 11 बजे किया। तो फिर मेरे को 11 बजे का टाइम अलॉट हुआ, आधा घंटा पहले हुआ। बोले नहीं इसकी टीआरपी बढ़ रही है, इसको 11 बजे कर दिया। वीकली था, फिर उसको डेली किया गया और वो शो सबसे ज्यादा पॉपुलर शो, सबसे ज्यादा, और वो कैचलेस सबके ज़हन में। तो इसलिए ठीक है, वो मुझे दिन याद है। अगर वो मुझे कमेंट, मेरे पर सरकास्टिक कमेंट नहीं किए होते तो मैं टीवी नहीं छोड़ता, टीवी छोड़ करके चला गया होता। मैं उसका आभार व्यक्त करता हूँ, उसने मुझे किया तो समझे टीवी के अंदर, टीवी जर्नलिज्म में एक बड़ा नाम दिया। और मैं उसका आभार व्यक्त करता हूँ जो सीनियर जर्नलिस्ट थे, जो बिना अपॉइंटमेंट के कमिश्नर से मिलने के लिए आए थे जीवन में, जिन्होंने मेरे जीवन की बदल। अब मीडिया की बात करें तो आपने पंजाब आतंकवाद को भी कवर किया है, कश्मीर के आतंकवाद को भी कवर किया है, पूर्वोत्तर के आतंकवाद को भी आपने कवर किया है, कई आतंकियों से आपने मुलाकात की है। उन अनुभवों के बारे में हमारे दर्शकों को। आनंद भाई, मैंने पंजाब का एक आतंकवाद कवर मैंने लंबे समय किया। जगतार सिंह का मैं इंटरव्यू करके निकला था, तो बाहर निकला तो इंफॉर्मेशन स्वाभाविक तौर पे पुलिस वालों को पता होता है, कुछ हमने ही बता दिया, चर्चा होती रहती है। तो मैंने आकर के खबर लिखी, खबर मैंने फैक्स करी, फोटो के साथ करी वहां से, तो वो खबर जो है तुरंत अगले दिन सहारा के अंदर छप गई। उसके 24 घंटे बाद केपीएस गिल साहब ने वहां पर उन टेररिस्टों का इनकाउंटर कर दिया और उसमें 7 टेररिस्ट मार दिए, इंक्लूडिंग जगतार सिंह, जो शम्भू खालिस्तान कमांडो फोर्स का अपने आप को कमांडर जनरल जो भी कहते हैं। बड़े वेपन भी मिले। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, मैं भी चला गया लुधियाना से, मैं फगवाड़ा से लुधियाना चला गया। मैंने कहा चलो यार, मेरी खबर, आदमी को होता ना मेरी खबर के ऊपर एक्शन हो गया, हमें क्या पता बाद में कुछ हमारा भी कोई रिएक्शन हमारे पे भी करने वाला। वो हंसते खेलते कॉन्फ्रेंस करी, वैसे मैंने खबर, हाँ मैंने पता जी तो होते ही है। उन्होंने मजाक में कहा कि जब तू निकलेगा ताई मारा, उन्होंने भी ऐसे ही कर लिया। तो क्या हुआ, आसपास किसी ने सुना, क्या हुआ मुझे मालूम। वहां से जब हम चले तो कुछ दिन बाद फगवाड़ा में हमारे ऊपर टेररिस्टों ने फायर कर दिया। मेरा दोस्त, उसका पीएसओ, उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। मैं और उसका ड्राइवर दोनों को बुलेट लगी, हॉस्पिटलाइज हो गए। उसके बाद तब से मैं बोनस पे हूँ। इतना बोनस तो जीवन में किसी को नहीं मिला। ये तो पंजाब के टेररिज्म की बात थी। उसके बाद मैंने कश्मीर में बहुत लंबे समय काम किया। कश्मीर में माजिद डार जो हिजबुल का कश्मीर का कमांडर होता था, उसका इंटरव्यू मैंने किया, बाद में इनकाउंटर हो गया उसका। इत्तेफाक है, ये भी कुछ एक अजीब सा इत्तेफाक, जिसका इंटरव्यू किया ज़्यादातर इनकाउंटर होगा। उसके अलावा मैंने गाजी बाबा, जिसने कश्मीर असेंबली पर और पार्लियामेंट अटैक के ऊपर, पार्लियामेंट पर जो अटैक प्लान किया था, गाजी बाबा, उसका इंटरव्यू किया, उसका इनकाउंटर हो गया। अफजल गुरु का इंटरव्यू किया, वो ऊपर लटक गया, लटका दिया गया उसको। और अलबदर का चीफ था डॉक्टर नईम, उसका इंटरव्यू किया। उसके तो हम हाइड आउट में लेकर के, उस समय एसओजी को लेकर के इत्तेफाक से हमारी बात हो गई। हमने कहा बहुत बड़ा टेररिस्ट है, वो कहते नहीं तो डॉक्टर है। मैंने कहा टेररिस्ट है। हम दोनों की बोला अच्छा ठीक है। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ इंटरव्यू करने के लिए। हमने इंटरव्यू भी किया और बाद में उसके घर से डेटोनेटर, बम, ये वो बहुत कुछ मिला और वो जो है इनकाउंटर भी हो गया उसका। पुलिस ने पकड़ लिया, भाग रहा था, बाद में मारा भी गया वो।
जैसे बहुत सारे संस्मरण मुझे याद है मैंने किए हैं। मैं नॉर्थ ईस्ट में प्रीपैक पीएलए जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 1 महीना का स्टिंग ऑपरेशन करके आया। आर्मी ने बाद में वहाँ पर एक्शन लिया और 67 वेपन रिकवर किए। आर्मी जल्दी से किसी को अप्रिशिएशन लेटर नहीं देती है, मुझे दिया सिविलियन होने के बाद। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं। अमरमणि त्रिपाठी का मैं जेल में स्टिंग ऑपरेशन करके आया था, अपनी सुपारी 50 लाख रुपए की दे के आया था। जेल से वो किडनैपिंग रैंसम का बड़ा धंधा चलाया करता था। सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो लेते हुए उसको वहां से उठाकर मैंने जेल में भेज दिया था डायरेक्ट, किसी भी ना किसी। आपने अपनी सुपारी दे दी उसको? कोई और नहीं था, किसको दूंगा तो पता चला कि वो मुकदमा करेगा। तो सोचा कि क्या करूं, तो मैंने कहा एक नवीन कुमार है साहब, जनरल मैनेजर है बहुत बड़े ऑयल कंपनी के, उनका बड़ा पैसा है। बोला जी उसके बच्चे क्या करते हैं? मैंने कहा 2 बच्चे हैं, ये करते हैं। बोला अच्छा उसकी पूरी रैकी करो, ये करो। जो उसने पूछा मैं सबसे बोलता रहा, और अपना मोबाइल नंबर जिस पे आप हमारी आपकी बात होती है यही नंबर उस पर दिया, और ये मैंने पूरा चलाया स्टिंग ऑपरेशन। ये पूरा स्टिंग ऑपरेशन मैंने चलाया। जो मैं बोल रहा हूँ ये जो जिनके बारे में बोल रहा हूँ मैंने पूरा चलाया। और उसके बाद फिर उसका वहां से ट्रांसफर कर दिया जेल से। ऐसी बहुत सारी घटनाएं। बबलू श्रीवास्तव एक दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड हुआ करता था, आप सबने जो रिपोर्टर्स हैं वो सबको पता होगा, पत्रकारों को। वो नेपाल में रहता था, और नेपाल में जिस डीआईजी के घर पे वो पेन गेस्ट रहता था उसका नाम था जंग बहादुर थापा। थापा के यहाँ जब कंधार प्लेन हाईजैकिंग हुआ तो उसको थापा को जांच का इंचार्ज बना दिया नेपाल गवर्नमेंट ने। मुझे पता चला, मैंने उसकी फोटोग्राफ निकाली बबलू श्रीवास्तव के साथ, मैंने वो चला दी जी में और बताया कि मैंने देखिए साहब ये तो वही दाऊद का आदमी इंक्वायरी करेगा तो क्या इंक्वायरी होगी। उसमें बड़ा हंगामा हुआ, इसका हमें नुकसान भुगतना पड़ा। जी को कुछ समय नेपाल में बैन कर दिया गया और उसको डीआईजी को सस्पेंड कर दिया गया वहाँ की नेपाल की गवर्नमेंट। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं मुझे याद है। मोहम्मद जो WTC पर अटैक किया था, वो मोहम्मद अता जो टेररिस्ट था, उसके अकाउंट में $1 लाख पाकिस्तान का रहने वाला था। उसको कैसे गए, कहाँ से गए, ये भी मैं नहीं बताया निकाल करके। मैं जर्मनी में जाकर के बब्बर खालसा इंटरनेशनल वालों का स्टिंग ऑपरेशन करके आया था। फ्रांस जर्मन में जाकर के वो लोग वहाँ बैठ करके हिंदुस्तान में कैसे टेररिस्ट एक्टिविटी को प्लान कर रहे हैं। तो मेरे जीवन में मैंने ऐसे बहुत सारी घटनाएं, आधे घंटे में नहीं चिपट सकती, इस पे तो बहुत लंबा समय लगने वाला है, लेकिन वो जब याद आती है तो मुझे लगता है कि सब कुछ हाँ आसपास चल रहा है, सब कुछ दिख रहा है। जी, अब आपके जीवन के दूसरे हिस्से पे बात करते हैं, राजनीति। तो 2013 तक क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन हेड थे आप जी में, काफी अच्छा आपका काम था। तो मीडिया की लाइन को छोड़ करके मतलब आप कहीं संपादक भी बन सकते थे, कंसल्टिंग एडिटर बन सकते थे। संपादक तो था ही जी में। हाँ नहीं, कहीं मैं और भी संपादक था, ग्रुप एडिटर था जी, कहीं बड़े चैनल में और जगह जा सकते थे। तो मतलब फिर अचानक से आनंद बहुत बड़ा चैनल था, बड़ा ग्रुप था। हाँ, लेकिन हाँ मैं आगे पत्रकारिता में रह सकता था। मेरे साथ एक समस्या थी, मैं मीडिया में रहते रहते मेरे पे टेररिस्ट अटैक होने के कारण मैं बहुत लंबे समय तक जेड कैटेगरी सिक्योरिटी में रहा, बहुत लंबे समय। तो मेरी रिस्ट्रिक्शंस थी, मैं बहुत सारी जगह नहीं जा पाता था उसके बाद। लेकिन हाँ प्लान में सब करता था, लेकिन जा नहीं पाता। मैंने 2003 में दिल्ली विधानसभा से भाजपा से, जब मैं जी में था तब मैंने चुनाव लड़ा डॉक्टर अशोक कुमार वाले के सामने। मैंने दिल्ली में भाजपा से चुनाव लड़ा, और चुनाव लड़ने के बाद मैंने जो है वहाँ पे जो अब अकाली दल लड़ता था उसको 8,000 के आसपास वोट मिलता था। मैंने वहाँ पे 28,000 से ज्यादा वोट लिया। मैंने पहली बार चुनाव लड़ा था और मैं कुछ वोट से हार गया हूँ। उसके बाद फिर वापस जी में जाके मैंने काम करना शुरू किया। मैंने, आपको याद होगा एक घटना हुई थी, क्योंकि माननीय परम पूज्य सरसंघचालक जो अब हैं मोहन भागवत जी और माननीय इंद्रेश जी, उनके बारे में ये कहा गया था कि जो मालेगांव और ब्लास्ट है उन्होंने करवाया, इनके संघ सेवकों ने करवाया। लेकिन भावेश पटेल का, असीमानंद का मैंने स्टिंग ऑपरेशन किया जेल में, और उन्होंने कोर्ट में एफिडेविट दिया जिसमें उन्होंने बताया कि सुशील कुमार सिंधे, श्री प्रकाश जायसवाल, RPN सिंह, दिग्विजय सिंह, पी चिदम्बरम, ये सब, और ये वो आचार्य प्रमोद कृष्णम, एलिस प्रमोद त्यागी जो कांग्रेस का अब चुनाव लड़ते हैं संभल से, आचार्य सफेद कपड़ों में रहते हैं, वो पहले कांग्रेस के महामंत्री भी हुआ करते थे उत्तर प्रदेश के। कल तो की उनके घर में रहकर खुद ही की पीठ बना रखी है। तो उन्होंने जो है उनके घर में रह करके भावेश पटेल को तैयार किया गया कि तू किस प्रकार से संघ वालों के खिलाफ बयान देगा, तेरे परिवार को इतना पैसा देंगे, हम ये देंगे। ये सारा स्टिंग ऑपरेशन एफिडेविट कोर्ट में उसने दिया है, राजस्थान की कोर्ट।
और मैंने एक्सपोज किया कि ऐसी घटनाएं मेरे जीवन में बहुत सारी हुई जिसने एक नैरेटिव को बदला है। तो मैंने मीडिया में काम किया, फिर मुझे लगा कि मैंने मीडिया में 30 वर्ष काम कर लिया, इसके बाद कुछ करना चाहिए, सब कुछ हो गया, तो सेवा भी, समाज सेवा भी करनी चाहिए। मैंने जब बहुत अधिक फील्ड में काम नहीं कर सकता और सबको ये हो गया था कि मैं भाजपा से चुनाव लड़ा हूँ, तो मुझे भाजपा ही संगी कहा करते, स्टैंप लग गई थी 2003 के बाद। तो मैं छोड़ करके पूर्णकालिक भाजपा में कार्यरत प्रवक्ता रहा। मैं पार्टी का मीडिया हेड हूँ दिल्ली प्रांत का। तो यहाँ पर भी मैं वो कर रहा हूँ, मैं केजरीवाल को बड़ा एक्सपोज करता हूँ आजकल। मेरे ट्विटर पे कुछ समय मैंने बड़ी वीडियो डाली है ऑक्सीजन के समय में दिल्ली के। आपके वीडियोस बहुत पॉपुलर होते हैं ट्विटर पे। हाँ, अभी भी डाल रहा हूँ, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि उस महाठग को मैंने एक्सपोज किया। मैं बताता हूँ वो करता है कुछ नहीं है, केवल गांधी का जूता कुछ मीडिया संस्थान वालों को मारता है और कह देता है कि आप जो है सवाल पूछना बंद कर दो। तो इसका मतलब सब सवाल पूछना बंद कर देंगे। सोशल मीडिया भी एक माध्यम है जिसका उसने बेनिफिट किया था नेगेटिव ऑरा फैलाने के लिए, नेगेटिविटी फैलाने के लिए। मैंने उसका सोशल मीडिया का माध्यम बनाया पॉजिटिविटी की। सकारात्मक राजनीति जब तक देश में नहीं होगी, मेरा मानना है देश का कल्याण नहीं हो सकता। सकारात्मक राजनीति करने के लिए आपको नेगेटिविटी की पॉलिटिक्स छोड़नी पड़ेगी, सच्चाई जनता के सामने लानी। मैंने इसको बहुत सारे एक्सपोज किए। हॉस्पिटल बने खड़े, उसके अंदर उसने कुछ नहीं किया। हॉस्पिटलों के अंदर उसने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे, 48,000 करोड़ रुपया। वो पैसा पता नहीं कहाँ चला गया। तुम्हें तो ना जाने दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था में कितने हॉस्पिटल बन जाते हैं। दिल्ली जल बोर्ड में लोगों को पानी नहीं मिल रहा, जहरीला पानी मिलता है, और दिल्ली में 57,000 करोड़ से ज्यादा का दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला हो गया, वो घाटे में चली गई। इसके कार्यकाल में कहाँ चला गया सारा पैसा, सवाल नहीं पूछेंगे लोग। दिल्ली में कहता है बाइक एम्बुलेंस चला दी, भाई एक बाइक एम्बुलेंस को बताया तो सही है। दिल्ली का राशन सड़ा दिया शराब माफियाओं को बेचने के लिए, और दिल्ली वालों को फ्री राशन देने के नाम पर राशन नहीं दिया इस व्यक्ति का आप क्या बताएंगे साहब। अपने घर में 9 करोड़ का स्विमिंग पूल बनाता है कोरोना पैंडेमिक के दौरान, और दिल्ली वालों को पीने का पानी नहीं मिलता। दिल्ली को शराब के नशे में डुबोने का काम कर रहा है। दिल्ली की एजुकेशन व्यवस्था कोलैप्स कर चुकी है। दिल्ली के अंदर जो बच्चों को दिल्ली के अंदर इसने कहा था 80% से ज्यादा आएंगे उनको स्कॉलरशिप देंगे, 7 करोड़ रुपया टोटल बनता है, वो नहीं दिया। और 293 करोड़ पब्लिसिटी में केवल अपने विज्ञापन में कोरोना काल में खर्च कर। ये व्यक्ति ये महाठग के साथ सपने बेचता है। अगर ऐसा व्यक्ति राजनीति में होगा तो राजनीति कैसे चलेगी, देश खत्म हो जाएगा, गुलाम हो जाएगा हमारा देश में दोबारा। ऐसे व्यक्ति को एक्सपोज करने के लिए मुझे जो भी होगा मैं करूंगा, मैं कर। नवीन जी, अगर देखा जाए तो एक सार्वजनिक जीवन का आपका एक इतना लंबा अनुभव है, 30 साल तो आपने मीडिया को दे दी, उसके बाद पिछले 8-9 साल से आप राजनीति में। पिछले 2 चुनाव में अगर हम देखें तो बीजेपी जो है एक पूरी ताकत के साथ आम आदमी पार्टी का मुकाबला तो करती है, पर उसे सीटें नहीं मिलती है। अरविंद केजरीवाल जी फिर मुख्यमंत्री बने। तो क्या भविष्य में आपकी कोई ऐसी योजना है कि कल को आप चेहरा बनना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल के सामने खड़ा होना चाहते हैं? कोई ऐसी महत्वाकांक्षा है जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना? चेहरा तो आनंद भाई एक ही है, वो है कमल का फूल। हम सब तो उसकी शाखाएं हैं, तना पेड़ जड़ तो वही है भाई। हम उसको मजबूत कर रहे हैं। अगर पेड़ का तना मजबूत है तो हम उसकी शाखा मजबूत है, और शाखाएं इतनी मजबूत होनी चाहिए उसमें लपेट करके उसको लेकर के आते। चेहरा कोई हो सकता है। मैंने जीवन में कहा है कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, मैं संगठन में काम करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि भाजपा आए, संगठन दिल्ली के अंदर जीते। संगठन दिल्ली का जीतेगा तो दिल्ली का विकास भी होगा और दिल्ली के अंदर विश्वास भी पैदा होगा। दिल्ली की सड़कें धंस रही हैं, ना जाने कौन किस गली में धंस जाए, अनेकों मैंने दिखाई है साहब। दिल्ली के अंदर सड़कें नहीं बनी इतने समय से। दिल्ली के अंदर बिजली की, मैं आपको बात बताता हूँ, दिल्ली में बिजली फ्री को अपने घर से पैसा दे रहा है क्या? वो कुछ नहीं देता। 7,409 मेगावाट की मैक्सिमम दिल्ली में बिजली की डिमांड है, और दिल्ली में फिक्स चार्ज बिजली का मालूम है कितना वसूलता है व्यक्ति? 22,509 मेगावाट। 22,509। आपका एक बार आपके घर में, आप मिडिल क्लास के लोगों के घरों में 4 कमरे का मकान बने, 3 कमरे के मकान बने, सब में एसी लग गया, गीजर लग गया, अटैच बाथरूम की व्यवस्था आ गई, मेहमान आ गए किसी महीने में एक दिन, तो एक दिन सब चल गए। इसके अलावा बाकी में एक ही चलता है, एक एसी चलता है, सब उसी में आके सो जाते हैं। सब लोग बचाते हैं बिजली को। बिजली का बिल बड़ा करंट लगा था, लेकिन जब एक दिन चला उस दिन उसका मैक्सिमम डिमांड इन्फ्लेशन जो MDI वो बढ़ जाता है। उस पर बिजली विभाग वाले कहते हैं तुम्हारा वो बढ़ गया है, क्या कहते हैं, 5 किलोवाट 6 किलोवाट जो वो उसकी डिमांड तुम्हारी ज़्यादा है, तुम्हारा लोड ज़्यादा है, तुम्हारा लोड बढ़ गया। तो लोड तुम्हारा
सैंक्शन 3 किलोवाट का है, उसको 6 किलोवाट कराओ वरना हम आपको पेनल्टी लगा दें। तो उसने 6 करा लिया डर के मारे, कराने के लिए भी पैसे दिए 5-7 हज़ार रुपए, 10-15 हज़ार रुपए उसको रिश्वत भी दी और उसका तब से फिक्स चार्ज का रेट बढ़ गया, 6 किलोवाट का आने लगा, जिसका 6 था उसका 11 किलोवाट का आने लगा। अब उसके बाद उसका कम हो गया अगले महीने से, तो बिजली विभाग ने कम नहीं किया, उसको पूरा देना पड़ रहा है। लूट रहे हैं दिल्ली के लोग साहब। केजरीवाल अपने घर से पैसा दे रहा है क्या? बिजली कंपनी को पैसा कहाँ से मिल रहा है? आपकी हमारी जेब से मिल रहा है ना बिजली फ्री है, ना पानी फ्री है, पानी जहरीला है। दिल्ली में 38 नाले यमुना में गिरते हैं और यमुना जब दिल्ली में एंटर करती है तब आचमन करने लायक होती है, जब यहाँ से निकलती है तब जहरीली होती है, उसमें अगर डूब जाएगा तो मर जाएगा। ये स्थिति पैदा करेगी। कोरोना काल में एक नाले को ठीक करने में डॉक्टर बेन नाले को, जो दरियागंज से यमुना में आके गिरता है, जहाँ मस्जिद के पास से आता है, उसमें 209 करोड़ रुपए केजरीवाल ने खर्च करे, आरटीआई ने बताया है, और उसका नाला उससे पहले से ज्यादा जहरीला हो गया। इससे मैंने वीडियो बना करके डाली। अब दिल्ली के बस का घोटाला हमने निकाल करके डाला। ये आदमी फ्रॉड है साहब, इसको एक्सपोज नहीं करेंगे तो कैसे दिल्ली बचे? बिल्कुल। चलिए नवीन जी, आपके राजनीतिक जीवन के लिए भी जो है हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप जो भी जीवन में करें, आप अच्छा करें, आप उसमें सफल हो, बाकी बिहारी जी की कृपा आप पर बनी रहे। आपने हमें समय दिया, हमसे बात की, इसके लिए एक बार फिर मैं अपनी पूरी टीम की ओर से आपका धन्यवाद करता हूं। आभार। धन्यवाद आनंद भाई। और मैं आनंद भाई के माध्यम से जो भी दर्शक इसको देख रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा, स्वच्छ राजनीति के लिए, सकारात्मक राजनीति के लिए, ऐसे भ्रष्ट लोगों को हटाने के लिए आप सहयोग दें। इसका माध्यम उठा लेता हूँ आनंद भाई के इस प्रोग्राम का, थोड़ा सा लाभ ले लेता हूँ। आप सब लोगों को अगर ऐसे भ्रष्ट लोगों के बारे में, चाहे दिल्ली हो, राजस्थान हो या फिर छत्तीसगढ़ से कहीं भी मिलती हुई जानकारी मुझे अवश्य शेयर करें, तो मैं निश्चित तौर पर उस पर काम करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। थैंक यू सो मच।